भारत की बात सुनाता हूं वाला पुतिन का ट्रंप को कड़ा संदेश। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धमाकेदार बयान इस समय वॉशिंगटन डीसी तक वायरल है। पुतिन का यह बड़ा बयान भारत के संदर्भ में है और भारत रूस की दशकों पुरानी ऐतिहासिक दोस्ती पर आधारित है। उन्होंने भारत की प्रशंसा में जो भी बातें की हैं उसे आप पुतिन के नजरिए से मैं भारत की बात सुनाता हूं वाले अंदाज में समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए कहे गए पुतिन के एक एक शब्द ट्रंप के दिल में जलन की मात्रा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। असल में रूस के तीसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक दिन पहले पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से रूबरू हुए थे। उनसे वहीं पर ग्लोबल इश्यूज से जुड़े कई गंभीर सवाल पूछे गए। पश्चिम एशिया में तनाव से लेकर भारत और रूस की दोस्ती पर बातें की। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत पर पश्चिम एशिया देशों का दबाव है, तो पुतिन के जवाब ने अमेरिका तक को चौंका दिया। एक तरह से कहें तो पुतिन का बड़ा इशारा दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ही था। पुतिन ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति वाला देश है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका या पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर रूस से दूरी बनाने के लिए दबाव डालने की कोशिशें बेकार साबित होंगी। और पुतिन ने यह भी कहा कि सभी को यह बात समझ में आ गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दबाव कहां से आ रहा है। वैसे पुतिन ने जैसे ही रूस से यह बयान दिया, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही ट्रंप भी भारत और पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन पुतिन का बयान ग्लोबल साउथ में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। पुतिन ने सीधे शब्दों में कहा कि अमेरिका लाख कोशिशें कर ले, भारत रूस के संबंधों में दरार डालने में कामयाब नहीं हो पाएगा। पुतिन ने इसके साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की प्रशंसा भी कहा कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के लेवल को भी टच कर सकता है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार किसी न किसी बहाने से इस कोशिश में है कि भारत रूस से तेल आयात ना कर पाए। यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने वाला दांव भी चला ताकि भारत रूस की दोस्ती टूट जाए। लेकिन भारत और रूस के संबंध कई सालों से विश्वास की कसौटी पर बने हैं। वैसे पुतिन ने भारत को रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट का ऑफर भी दे दिया है। यह रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 है, जिस पर पुतिन ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि भारत चाहे तो दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान को रूस के साथ मिलकर ही अपने देश में निर्माण कर सकता है, जैसा हम ब्रह्मोस बना रहे हैं मिसाइल। इसके लिए भारत पर किसी भी तरह की तकनीकी पाबंदी या सीमा लागू नहीं होगी। उसने भारत में ही इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे दिया है। पुतिन दिल्ली को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि Su-57 वाली डील में भारत के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। फिक्र में बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। पिछले कई महीनों से आपने ट्रंप के मुंह से दो शब्द कई बार सुने होंगे, पहला टैरिफ और दूसरा डील। टैरिफ और डील बोल बोलकर ट्रंप ने ग्लोबल इकोनॉमी में जबरदस्त उथल पुथल मचाई है। अपने इस बड़बोलेपन के चक्कर में न सिर्फ अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है, बल्कि ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ चुकी है। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं। अब ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा कुछ कहा है जिससे लगता है कि शायद ट्रंप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। पहले धमकी, फिर दोस्ती का दिखावा, आखिर में दबाव बनाना। भारत को लेकर ट्रंप का ताजा बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने कल एक ही बयान में कुछ सेकंड्स के अंतराल में दो अलग अलग तरीके की बातें की और यकीन मानिए, आप इस शो को देखते हुए थोड़ी देर के बाद जरा ट्विटर पे ट्रंप के स्टेटमेंट्स पढ़िए। आपको लगेगा कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए एक वर्ड है, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। खैर, इस खबर पर वापस आते हैं। पहले ट्रंप ने कहा भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया। इसके कुछ देर बाद कहा पीएम मोदी मुझे बहुत पसंद है। ट्रंप ने एक ही लाइन में कहा भारत ने अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए। इसके फौरन बाद कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने कहा अब अमेरिका भारत से खूब कमाई कर रहा है। इसके फौरन बाद ट्रंप ने कहा अमेरिका भारत में जल्द बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। सवाल है कि क्या ट्रंप ट्रेड डील के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं या भारत पर दबाव बढ़ाकर बेहतर शर्तें हासिल करना चाहते हैं। आप पहले ट्रंप का बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन मुश्तबा खमनेई के लिए ट्रंप के मन में प्रेम जाग गया है। भारत को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाले और दोहरी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ भी लगातार यही कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले एक वर्ष में ईरान को न जाने कितनी बार धमकियां दी होंगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई को भी
न सिर्फ कई बार धमकाया बल्कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में उन्हें मार भी डाला। इसके बाद 40 दिन तक ईरान के साथ भीषण युद्ध भी लड़ा। लेकिन अब डील के लिए बेताब ट्रंप ईरान को लेकर ऐसा कुछ कह रहे हैं जिस पर जल्द भरोसा नहीं होता है। ट्रंप की ऐसी विदेश नीति है जिसे देखकर लगता है कि रियलिटी शो का कोई एपिसोड चल रहा है। कुछ घंटों पहले ट्रंप ने मुश्तबा खमनी को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि मैं मुश्तबा खमनी से नहीं मिलना चाहता। इसके फौरन बाद कह दिया मुश्तबा खमनी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं खमनी से मिल सकता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर वो बोले उनके पिता, पत्नी और बच्चे मारे गए तो शायद वो नाराज हों। ट्रंप ने कहा मैं जानता हूं कि एक वर्ग में मुश्तबा खमनी की बहुत इज्जत है, बहुत लोग खमनी के बारे में गलत बोलते हैं, वो मेरे बारे में भी बोलते हैं। इसके बाद कहा कि अगर खमनी से मिला तो मैं पूरे सम्मान के साथ मिलूंगा। ट्रंप के स्टेटमेंट्स अपने आप में अजीब है। क्या ट्रंप अब मुश्तबा खमनी की तारीफों के पुल बांधकर ईरान में कोई फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ईरान से डील को लेकर इतना दबाव है कि उन्हें मजबूरी में अपने दुश्मन की तारीफ करना पड़ रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप फिर से कोई ट्रैप लगा रहे हैं कि एक बार फिर से मीटिंग हो, लोकेशन पता लगे और मुश्तबा खमनी को भी खत्म किया जा सके। पश्चिम एशिया में बम और मिसाइल के धमाके के जो है वो तेज हो रहे हैं। उत्तरी इजराइल से लेकर दक्षिण लेबनान तक इनकी गूंज सुनाई दे रही है। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, तो जवाब में इजराइल भी आसमान से आग बरसा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ को थपथपाते हुए दोनों देशों के बीच जिस सीजफायर का दावा किया था उसे लेबनान और इजराइल के आसमान में उड़ते रॉकेट ठेंगा दिखाया है। और अब राजनीतिक शुक्रवार की बात करते हैं, जिसमें टीएमसी के लिए शुक्र मनाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि टीएमसी के 58 विधायक टूट चुके हैं। 18 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और पार्टी पदाधिकारियों पर अंडे फेंके जा रहे हैं। वो राज्य में अलग अलग जगहों पर पीटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी की 15 वर्षों के शासन का हाल भी यही है और मौजूदा सच्चाई भी यही है। फिक्र में हमने ममता बनर्जी की पार्टी पर आए संकट काल पर एक विस्तृत फाइल तैयार की है, जिसमें इन तीनों पॉइंटर्स को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बात टूट राउंड 2 के आहट की। विधायक दल में बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद बगावत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में टीएमसी विधायकों की तर्ज पर आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के लोकसभा सांसदों का भी एक नया ग्रुप बन सकता है। टीएमसी की एक वरिष्ठ सांसद इसकी अगुवाई कर सकती है। ये खुद को पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की वजह से वो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। दावा यह भी है कि 4 मई के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इस सबके बीच सूत्रों से खबर यह भी है कि टीएमसी के बागी सांसद अगले हफ्ते लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं। इस मुलाकात में वो अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की मांग कर सकते हैं। 7 जून रविवार को कोलकाता में बागी सांसदों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता काकोली घोष करेंगी। इसके अगले दिन 8 जून को कुछ सांसद दिल्ली में स्पीकर से मिलकर काकोली घोष को नया नेता बनाने की मांग कर सकते हैं। इसी दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, जिसमें ममता बनर्जी के मौजूद रहने की संभावना है। लोकसभा में तृणमूल के 28 सांसद हैं। बागी गुट 22 सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। दल बदल कानून के तहत गुट बदलने के लिए 28 में से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि टीएमसी के राज्यसभा दल में किसी तरह की टूट की गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह यह है कि टीएमसी के अधिकतर राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं, जो ममता बनर्जी के खिलाफ शायद ही जाएं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी 8 जून को दिल्ली जा सकते हैं। इसी दिन काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 18 सांसदों का एक समूह भी दिल्ली पहुंचेगा। यह समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकता है। सूत्रों के अनुसार सांसद केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई या संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच संसदीय संरक्षण की मांग उठा सकते हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन सांसदों को भविष्य में फ्रेंडली ऑपोजिशन यानी बीजेपी के प्रति नरम रुख रखने वाले विपक्षी समूह के तौर पर भी देखा जा रहा है। तृणमूल को झटके पे झटके लग रहे हैं। 28 वर्ष पुरानी पार्टी टूट रही है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी भी डैमेज कंट्रोल में। वो व्यक्तिगत रूप से बागी विधायकों से संपर्क साधने और उन्हें बगावत नहीं करने की अपील कर रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पिछले 2 दिनों में कई विधायकों से बात की। इसमें हावड़ा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के कई विधायक शामिल हैं।
ये वो विधायक हैं जो ऋतुपत बैनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे की बैठकों में शामिल हो चुके। हालांकि इस कोशिश का ममता बनर्जी को बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज कालीघाट में ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ 6 सांसद पहुंचे, जिसमें 1 सांसद उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी थे और 8 विधायकों के पहुंचने की बात कही गई थी। हालांकि ममता की कोशिशों से अलग एक सच यह भी है कि मुस्लिम विधायक भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कम से कम 31 मुस्लिम विधायक चुने गए, जो पार्टी के 80 विधायकों का लगभग 40% है। लेकिन अब खबर है कि मुर्शिदाबाद के ही 9 में से 8 विधायक बागी हो गए। ऋतुपत बैनर्जी ने दावा किया है कि कुछ और विधायक साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बनाने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने सांसदों के बगावत पर कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई और वो सांसद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो जैसे ऐसा कुछ मालूम होगा, हम लोग तुरंत हमारा बात बता देंगे। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं, और मैं अभी सांसद भी नहीं हूँ। तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूँगा। मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूँ कि मैं आज ही के लिए जीता हूँ, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन, देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा, और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़ें, काफी कुछ सफल रहे, ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। कोई पार्टी बना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का लेजिस्लेटिव जो ग्रुप है, उस ग्रुप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्टेटस मिला है। ये घरेलू मामला है। तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी बना था, एक पार्टी को तोड़ करके, और सत्ता पे आने का बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने तोड़ा। इसका काम ही है तोड़ना, जोड़ना नहीं, तो टूटेगा ही। विधायक सांसद टूट रहे हैं और टीएमसी के पार्षद और पदाधिकारी पिट रहे हैं। पूरे राज्य से इसकी तस्वीरें आ रही हैं। झारखंड में टीएमसी पार्षद अरिजीत दास ठाकुर पर हफ्ता वसूली के आरोप में भीड़ ने अंडे फेंके। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में अंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस ने अरिजीत दास को बचाकर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी घटना न्यू अलीपुर की है, जहां जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में टीएमसी नेता स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों ने जमालदा ग्राम पंचायत की तृणमूल समर्थित प्रधान गीता बर्मन के घर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। उनके घर पर सड़े हुए अंडे और पानी की बोतलें फेंकी गई, जिससे वो डरकर बेड के नीचे छिप गए। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने पंचायत प्रमुख के घर पर भी सड़े अंडे और पानी की बोतलें फेंकी। साथ ही कुछ लोगों ने घर में तोड़फोड़ की कोशिश की है। गीता बर्मन पर कट मनी लेने के आरोप लग रहे हैं। कूच बिहार के माथाभंगा में टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पर भी कट मनी लेने का आरोप है। कल लोगों ने उन्हें भी घेर लिया, जिसके बाद वो भी बेड के नीचे छिप गए। कुल मिलाकर बंगाल में स्थिति यह है कि टीएमसी के लोकल नेताओं के हाल बुरे हैं। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो हमने आपको इस खबर की शुरुआत में ही बताया था कि आज ममता बनर्जी ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक से एक अपडेट यह भी मिला है कि ममता बनर्जी ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। ममता बनर्जी खुद टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी, जबकि चंद्रिमा भट्टाचार्य को टीएमसी की नई प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भतीजे अभिषेक बैनर्जी टीएमसी में महासचिव बने रहेंगे। इनके अलावा डेरेक ओब्रायन, डोला सेन संयुक्त सचिव बनाए गए। सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष चुना गया है। माला राय महिला टीएमसी की नई अध्यक्ष बनी। इस बीच डेवलपमेंट यह भी है कि टीएमसी अब बागी ऋतुपत बैनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। स्पीकर की ओर से उन्हें नेता विपक्ष बनाए जाने के फैसले को चुनौती देगी। इस संबंध में 8 जून को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेगी। पटना चलते हैं, वहां फैजल खान उर्फ खान सर पर आज दर्ज हुई एफआईआर का जिक्र करते हैं, जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह संकेत खुद पटना में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि सबूत के आधार पर हर हाल में कार्रवाई होगी। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पटना पुलिस देर शाम खान सर की तलाश में उनके कोचिंग सेंटर भी पहुंची। वहां मौजूद छात्रों ने खान सर के समर्थन में नारेबाजी की।
इस दौरान पुलिस ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल ये पूरा मामला 2 जून मंगलवार को खान ग्लोबल कोचिंग पर हुए हमले से जुड़ा है। खान सर की कोचिंग के गार्ड के साथ मारपीट हुई तो तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ। खान सर की ओर से इस मामले में बगल के एक इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाए गए थे। खान सर ने दावा किया था कि उनके सामने ही बगल के कोचिंग सेंटर वालों ने फायरिंग की। बाद में खान सर अपने बयान से पलट भी गए, लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब घटना के समय का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में खान सर के इंस्टीट्यूट से जुड़े 2 गार्ड्स फायरिंग करते दिखे। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उन दोनों गार्ड्स ने ही अब पुलिस को बताया है कि उन्होंने यह फायरिंग खान सर के कहने पर की थी। 2 गार्ड्स ने मिलकर 4 राउंड गोलियां चलाई थी। खान सर ने गार्ड से कहा था कि देखते हैं, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। गार्ड के इसी कबूलनामे के बाद आज पटना के कदम कुआं पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन 3 लोगों में खान सर का नाम भी है। जानकारों के मुताबिक उन पर आर्म्स एक्ट का केस है और किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का भी लोग को एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी, और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह पुलिस को खुली छूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बिहार पुलिस को छूट दे रखी है। जो भी कानून के साथ खेलेगा उसके साथ कानून सख्ती से पेश आएगा। सारा कोचिंग बिना एक्ट के चलता है। ना तो रोशन जी थे और ना ही खान कहीं गोली चलाने में खुद है कि क्रिमिनल के तरह दोनों शिक्षक को ट्रीट नहीं करना। वो खान सर का मामला है, खान सर जाने। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, तो इस तरीके का माहौल बन रहा है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और फिक्र में अब एक जरूरी सवाल जो आज खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है, क्या भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? अगर हाँ तो कब से? इस सवाल की वजह है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का एक बयान जो आज उन्होंने पॉलीमर नोट पर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पॉलीमर नोट शुरू करने की तैयारी तो है, लेकिन अभी यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। इसके बाद लोगों के मन में जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर पॉलीमर नोट होता क्या है। इसीलिए आज पर हमने फिक्र की एक फाइल तैयार की है जिसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले संजय मल्होत्रा का पूरा बयान। पॉलीमर नोट की जहां तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, फॉर दोज बिकॉज दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन इंग्लिश। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, so whatever news articles have come, there is some truth in it, but there is no decision. It's only under consideration. We are examining the pros and cons of it and whether it will be worthwhile to do it. It's still at a preliminary stage. अब ये समझिए कि पॉलीमर नोट होते कैसे हैं और इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है। देखिए, असल में पॉलीमर करेंसी का मतलब होता है खास तरह के प्लास्टिक के नोट। पॉलीमर नोट आमतौर पर कपास के बजाय पतले लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बनते हैं जिसका नाम होता है बीओपीपी यानी बियाक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। इस बीओपीपी फिल्म पर खास स्याही की परत चढ़ाई जाती है, फिर उस पर सुरक्षा फीचर्स और नोट का डिजाइन प्रिंट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कार्ड जैसे हार्ड नहीं होते हैं बल्कि कागज के नोट जैसे मोड़े जा सकते हैं। यानी आसान शब्दों में आप पॉलीमर नोट को प्लास्टिक का नोट भी कह सकते हैं। लेकिन क्यों ये नोट इतने खास होते हैं और इसका फायदा क्या होता है? पॉलीमर नोटों की उम्र कागज के नोटों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि ना तो ये पानी में गलते हैं ना ही इनके फटने या खराब होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा इन नोटों पर गंदगी और नमी का असर भी कम होता है। मतलब ये कि लंबे समय तक पॉलीमर नोट बिल्कुल नए जैसे बने रहते हैं और इनकी लंबी उम्र की वजह से इन्हें बार बार छापने की जरूरत नहीं होती है। पॉलीमर के नोटों को रिसाइकिल करना भी आसान है, इसलिए पर्यावरण के लिहाज से भी इन्हें बेहतर माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि पॉलीमर नोट में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिन्हें आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के कई बड़े देश अपने यहाँ इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब देश में पॉलीमर नोट की बात हो रही हो। 1 दशक पहले भी आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट छापने का सुझाव दिया था,
तब वर्ष 2014 में देश के 5 शहरों में पॉलीमर नोट के ट्रायल की योजना बनाई गई थी और 10 रुपए के पॉलीमर नोट जारी करने की मंजूरी दी गई थी। विशेष बात यह थी कि अलग अलग मौसम के आधार पर शहरों का चयन किया गया था और जिन 5 शहरों में ट्रायल होना था उनमें कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला का नाम था। लेकिन तब कुछ तकनीकी खामियों की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। आपको यह भी बता दें कि दुनिया के करीब 60 देश पूरी तरह या आंशिक रूप से पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक के नोट जारी किए। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों ने इस सिस्टम को अपना लिया है। अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है और आम जनता के हाथों में नए नोट कब तक आते हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी पॉलीमर नोट चलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर। और इसके मुख्य कारण ये कि काफ़ी टिकाऊ होता है। जो हमारे पास वर्तमान में जो कागज़ के नोट हैं उसकी तुलना में आप देखेंगे तो इसकी लाइफ जो है 2 गुना से लेकर 4 गुना ज़्यादा होती है। इसका जो काउंटर फिटिंग नकली नोट इसके आप नहीं बना सकते हैं, कठिन होता है इसके नकली नोट बनाना, महंगा भी पड़ता है और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हो सकते हैं और इसमें नमी और जो गंदगी है जो आज के नोटों में आ जाती है वो इसमें कम बैठती है। जहाँ तक लागत की बात है, हाँ, अगर ये बोल सकते हैं कि जो करंट करेंसी का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उससे इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इसकी छपाई जो है जहाँ आपको हर रेगुलर जो है कुछ सालों में करनी पड़ती थी वो उसमें ये कम से कम इसकी लाइफ साइकिल उससे 2 गुना 3 गुना होगी। मतलब अगर लाइफ साइकिल बेस पे देखेंगे तो इसकी कॉस्टिंग जो है करंट प्रिंटिंग कॉस्ट से कम आएगी। कुछ नोट पॉलीमर और कुछ नोट कागज़ का बना के हम एटीएम को इम्प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि एटीएम से तो सारे वोट निकलते हैं। तो अब एटीएम वाले जितने नोट हो अगर उसको पॉलीमर करेंगे तो वही सेम एटीएम हम काम में ला सकते हैं, नहीं तो हमें उन नोटों को पहले पॉलीमर में बदलना पड़ेगा जो एटीएम में नहीं है। तो ये इसके बेनिफिट है और इसके प्रैक्टिकल चैलेंजेज हैं। एक और जरूरी बात, सरकार को हर साल नए नोट छापने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बताया जाता है कि पॉलीमर यानी प्लास्टिक का नोट कम से कम 10 से 15 साल तक बिना खराब हुए टिक सकता है। मतलब भले ही प्लास्टिक नोट को पहली बार छापने में थोड़ा ज्यादा खर्चा है, लेकिन कागज के नोट की तुलना में 5 गुना ज्यादा टिकाऊ होने के कारण सरकार को बार बार नोट नहीं छापने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। फिक्र की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक कारोबारी विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी कमलेश बिंद का गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर हुआ था। पुलिस का दावा था कि आरोपी को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें कमलेश बिंद मारा गया। लेकिन अब इस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक और जातीय बहस शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या एनकाउंटर में भी जाति देखी जा रही है। चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अगर कोई पीडीए से होता तो उसका फुल एनकाउंटर होता है, जबकि नॉन पीडीए वाले का हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यानी ऊंची जाति के आरोपियों को अक्सर पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जाता है, जबकि पीडीए से जुड़े आरोपियों के मामले में कार्रवाई अलग तरीके से होती है। कमलेश बिंद के परिवार ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उसके भाई का आरोप है कि कमलेश को उसकी जाति की वजह से मारा गया। परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। अब एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था के साथ साथ जातीय भेदभाव का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनके सांसद इसे पीडीए वाले एंगल से देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को यह बीमारी है, उनकी बातों पर भरोसा न करें। जबकि यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है, एक निर्दोष का हत्या, जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस की कार्यशैली ये है कि यदि पीडीए का आरोपी है तो इनकाउंटर में गोली कमर के ऊपर लगेगी, यदि फुल इनकाउंटर होगा। अगर अन्य अपराधी है, आरोपी है, तो हाफ इनकाउंटर होगा, उसकी टांग के पे लगी। अब यही बीमारी है, जो अपराध करेगा और पुलिस पकड़ने जाएगी और पुलिस पर कोई हमला करेगा, तभी मुझे लगता है कि जवाबी कार्रवाई में
कोई मारा जाता है। हमारी सरकार में कोई जाति देख करके इनकाउंटर करने की बात, ये श्री अखिलेश यादव जी इसलिए करते हैं तो अपने शासनकाल को भूल करके जहाँ सुशासन है केवल उसे याद रखते हैं, भाजपा के शासन। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नफे नुकसान के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकाउंटर हो नहीं रहे, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। जाति देख के, धर्म देख करके लोगों को दबाया जा रहा है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जिसे उत्तर प्रदेश अपना शोकेस सिटी कहता है, शो विंडो बताता है। लेकिन सच्चाई है कि अगर आप इस शहर के किसी हाई राइज बिल्डिंग में 12वीं या इससे ऊपर मंजिल पर रहते हैं और ऐसे में आग लग जाए और आप फ्लैट में फंस जाएं, तो आपको भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के पास कोई फुल प्रूफ इंतजाम तो है ही नहीं। ये उदाहरण देखिए, नोएडा के सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर आग लग गई। बुझाने के लिए जो फायर फाइटर्स की टीम पहुंची, उसके पाइप से पानी सिर्फ 6ठी मंजिल तक ही पहुंच पा रहा था। ऊपर आग की लपटें थी, नीचे पानी आधे रास्ते से लौट रहा था। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा और करीब 2.5 घंटे बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस आगजनी में किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन कुछ सवाल है। सवाल यह है कि नोएडा एक हाई राइज सिटी है, यहाँ करीब 1200 हाई राइज बिल्डिंग है। नोएडा में जो सबसे ऊंची इमारत है वो 70 से 80 मंजिला है, जो करीब 250 से 300 मीटर ऊंची है। नोएडा में 30 से 40 मंजिल इमारत आम बात है। कई प्रीमियम सोसाइटी में 40 से 50 मंजिला इमारत है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि नोएडा अथॉरिटी के पास जो आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म या लैडर है, उसकी क्षमता 42 मीटर है, जो लगभग 14वीं मंजिल तक पहुंच सकती है। यानी अगर आप 14वीं मंजिल से ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं और आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, आप आग में फंस गए, तो भगवान ही आपको बचा पाएंगे। नोएडा फायर फाइटर टीम के पास तो ऑप्शंस हैं नहीं, वो आपको नहीं बचा पाएगी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नोएडा अथॉरिटी वर्ष 2022 में ही 72 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। यह 24 मंजिल तक पहुंच पाएगी, लेकिन 4 वर्षों में वो खरीदा नहीं जा सका। इससे आगे बढ़कर वर्ष 2026 में 102 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली 2 नई हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की बात हुई, लेकिन खरीदा कुछ नहीं गया, सिर्फ बातें हुई। यह स्थिति तब है जब आज नोएडा के जिस सोसाइटी में आग लगी थी, वहां एक फ्लैट 3 से 4 करोड़ से कम में नहीं मिलता है। मतलब इतना महंगा फ्लैट, इतना टैक्स, हाउस टैक्स, लेकिन प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए फायर फाइटर उपकरण भी नहीं खरीद पा रहा। वैसे आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी देश की सबसे अमीर अथॉरिटी में से एक है। 2025-26 में नोएडा अथॉरिटी ने 6,589 करोड़ रुपए कमाए। यहां घर खरीदने बेचने पर डबल पैसे खर्च करने पड़ते हैं, रजिस्ट्री कॉस्ट भी देनी पड़ती है और अथॉरिटी को ट्रांसफर चार्ज भी देना पड़ता है। लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बात आती है, आपके फ्लैट में आग बुझाने की बात आती है, तो फायर फाइटर डिपार्टमेंट के पास जो उपकरण है, उसका पानी 6ठे फ्लोर तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। सवाल यह है कि जब नोएडा अथॉरिटी फ्लैट्स में रहने वालों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो इतनी ऊंची इमारत बनाने की इजाजत क्यों देती है? आज जब आग लगी तो उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रहने वाला व्यक्ति यही सवाल उठा रहा था कि बिल्डिंग बन गई है, लेकिन लोगों की सुरक्षा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। फायर ब्रिगेड क्या आएंगे? ये तो होली के फुवारे हैं। अरे वो ऊपर क्या करेगा? पानी तो पहुंच ही नहीं रहा इनका 6-7 फ्लोर से ऊपर। देखिएगा हालत, देखिए। ये तो हमारे यहाँ का इंफ्रा है। बस यहाँ पे आगे जाएंगे, नीचे के घरों के पौधों में पानी दे रहे हैं ये, बस सब यूजलेस सिस्टम्स। करीब 7:45 बजे की सूचना मिली थी। हमारे बहादुर कर्मचारी BS हेड पहन के हमारे ऑफिसर्स जो हैं, इसमें हमने 3 टीमें बनाई थी, एक सर्च के लिए, एक रेस्क्यू के लिए, और एक जो है हमने आग बुझाने के लिए टीमें बनाई थी। मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि थर्मल इमेजिंग कैमरा, BS हेड और आर्कुलेटिंग वाटर टावर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, सबका हमने यहाँ पे बुला लिया था। सबका हमने इस्तेमाल करते हुए अंदर घुस के जो है हमने 15 लोगों के करीब निकाला है, और हमारी एक टीम आग बुझा दी थी, वो आग को बुझा दिया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं। अब विक्र की अगली खबर, जिसका कीवर्ड है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट।
खबर राहुल गांधी के अंडमान निकोबार दौरे से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने अपने अंडमान निकोबार दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 16 मिनट के इस वीडियो में वो स्कूबा डाइविंग करते नजर आ रहे हैं और निकोबार द्वीप में वहां के निवासियों से भी मिलते दिखे। राहुल ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर गया, मैं इंदिरा पॉइंट पर खड़ा हूं, मैं उन पेड़ों के छांव में चला जो सदियों से खड़े हैं, मैंने दुनिया की सबसे जीवंत कोरल रीफ्स में गोता लगाया, मैं वहां रहने वाले लोगों से मिला, वो आदिवासी समुदाय जिनकी भूमि को छीना जा रहा है, वो पूर्व सैनिक जिन्हें भारत सरकार ने इन द्वीपों में बसाया था लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार और बीजेपी आपको बताती है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डिफेंस सेक्टर के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, खुद देखें। और अब 12वीं के छात्रों के साथ हो रहे उस खिलवाड़ की बात करते हैं जिसका प्रायोजक है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। असल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शाहदरा के रहने वाले 12वीं के छात्र तनिष्क वत्स को ब्लैंक मार्कशीट जारी कर दी। सीबीएसई की ओर से मार्कशीट जारी की गई, उसमें विषय तो लिखे मिले लेकिन आगे से नंबर गायब थे। दावा है कि इसे लेकर स्कूल की ओर से सीबीएसई को कई मेल किए गए लेकिन बोर्ड का जवाब नहीं आया। इसके बाद तनिष्क के माता पिता खुद सीबीएसई के ऑफिस गए और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि हो सकता है कि गलत इंक का इस्तेमाल किया गया। टीवी 9 ने भी जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर सीबीएसई ने अपनी गलती मानी और दबाव बनने के बाद सीबीएसई ने तनिष्क की मार्कशीट जारी की। सीबीएसई का कहना है कि वो इस मुद्दे पर एक्शन ले रहे हैं और भरोसा दिया है कि छात्र को कोई नुकसान नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि जो मार्कशीट दोबारा जारी की गई उसमें तनिष्क को 81% नंबर मिले। तनिष्क इससे भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए 6 विषय की आंसर शीट मंगाई, लेकिन सीबीएसई ने सिर्फ 5 विषयों की आंसर शीट भेजी है। इस स्थिति में तनिष्क और उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे, लेकिन अब जाकर इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। अब बोर्ड की ओर से बायोलॉजी विषय की आंसर शीट की कॉपी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है, जिससे रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में तथाकथित विधानसभा चुनाव कराने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि यह क्षेत्र भारतीय भूभाग का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध और बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। भारत की सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को अंडमान सागर के पास एक गहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस मिलने के संकेत मिले हैं। समुद्र में करीब 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर गहरे पानी में प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना बढ़ गई है। गैस का सैंपल लिया जा रहा है ताकि पता चले कि इसमें कितनी ऊर्जा है और इसका उपयोग कितना फायदेमंद होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ऑयल इंडिया को बधाई देते हुए इसका वीडियो शेयर किया है। पीएम मोदी ने देश की ताजा आर्थिक विकास दर के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत की विकास यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि चौथी तिमाही में 7.8% की ग्रोथ और कारोबारी वर्ष 2025-26 में 7.7% की आर्थिक ग्रोथ देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में डेमोग्राफिक बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी और केंद्र सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। अमित शाह ने त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि सरकार की स्मार्ट बॉर्डर परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज असम में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अश्विनी राय, अशोक सिंघल, कौशिक राय और पीयूष हजारिका मंत्री बने। असम गण परिषद के नेता केशव महंत को फिर से कैबिनेट में जगह दी गई है। नई कैबिनेट में हेमंता सरकार ने एक बार फिर से अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने बिहार विधान परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल ठाकुर और शीला पंडित के नाम है। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने आज नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो आज से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यह भी घोषणा की कि उनकी राजनीतिक पार्टी 2031 में अलग से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले आज ही सुबह बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका इस्तीफा मंजूर किया था। सीबीएसई की गड़बड़ी और पेपर लीक वाले एपिसोड के बीच शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने पिछले 8 वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरन वसूली के आरोप पे गिरफ्तार लोगों की कमर में रस्सी बांधकर कथित परेड कराने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और किसी भी आरोपी को अपमानित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।